वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। उम्मीद करते हैं बेटा आप बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, आप लोगों के हाईली डिमांड पर आज हम फिर से एक बार आपके सामने बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं गाइज। बेटा आज का जितने भी सवाल होंगे ये सब ये डिसाइड करेगा कि किसे वर्दी पहनना है और किसे नहीं। जो बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक मेरा वीडियो देखेगा उसको वर्दी पहनने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए बच्चे मैं आपसे बार बार अपील करता हूं कि आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और उसे खुद से बनाने की पहले कोशिश कीजिए, ठीक है। यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर आप उसका सलूशन देखिए और फिर वीडियो को निरंतर आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलो बच्चे, देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज का पहला सवाल अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। पहला सवाल यह है, कहता है भाई एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है सर? 4 मीटर अधिक है। यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है तो मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे जिनमिन तरीके से बनाएगा ना वो x मान करके उस सवाल को सॉल्व करेगा, लेकिन मेरा बच्चा डायरेक्ट इस सवाल को सॉल्व करेगा। कैसे? आइए हम आपको समझाते हैं। कहता है सर लंबाई चौड़ाई से कितना? 4 मीटर अधिक है और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 480 वर्ग मीटर। तो बताओ बेटा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना सर। तो ये लंबाई है और गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई, इसका वैल्यू कितना दे रखा है सर? 480 मीटर स्क्वायर। ये लंबाई चौड़ाई का गुणनफल है। तो क्यों ना हम ऐसा फैक्टर निकालें 480 का जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो? 4 हो, यानी एक दूसरे से 4 मीटर ज्यादा हो या चाहे कम हो। पहले तो आप उसका डिफरेंस यानी 4 मीटर अधिक या चाहे कम का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है, ठीक है सर। तो हम 480 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे जो एक से दूसरा 4 मीटर ज्यादा हो, ठीक है ना। तो आइए, तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48 20 है ना, यानी 20 और गुना 24। बताइए हाँ या ना। 24 गुना 20 करेंगे तो 480 पुरेगा सर? पुरेगा कि नहीं पुरेगा? अब सवाल में कहता है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो ये बताओ बेटा 20 है, इससे 4 मीटर ये ज्यादा नहीं है ना। तो ये हो गया क्या आपका चौड़ाई, ठीक है। और चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा क्या हो जाएगा? ये लंबाई। और हमसे पूछा क्या है? मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बताओ बेटा चौड़ाई 20 मीटर ना हुआ आंसर इसका? 20 मीटर इसका आंसर हो गया, है कि नहीं? बात को समझे कि नहीं समझे हैं? नहीं तो आप x मान करके बनाएंगे ना तो फिर इस यहाँ से आपको एक समीकरण मिलेगा और फिर आपको उस समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको? यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है 480 वर्ग मीटर और कहता है बच्चे कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 का। तो क्यों ना हम 480 का ऐसा फैक्टर निकाल लें जिसके बीच का डिफरेंस कितने का हो? 4 का हो। जैसे देख लीजिए आप 20 और 24 इसके बीच का डिफरेंस है ना बेटा 4 का, ठीक है। तो जो छोटा वाला है वो चौड़ाई है और इससे 4 मीटर ये ज़्यादा है, तभी तो ये 24 हो गया। तो जो छोटा वाला वैल्यू है वही हमारा क्या है? चौड़ाई है। लंबाई अगर हमसे पूछता भाई तो ये हमारा आंसर क्या होता? 24 होता। बात समझ पा रहे हो सर, है ना। और ये 20 और 24 के अलावा ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा कि जिसके बीच का डिफरेंस 4 हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? जो बच्चे स्मार्ट होते हैं वो इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं और आप भी स्मार्ट हैं, इसीलिए इस अप्रोच को आप भी अपनाइए, तभी आपका बेड़ा पार होगा। क्लियर? ठीक है। तो चलो बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 1। ये भी हमने सर आपको बड़े प्यार से करवाया है ना, और बहुत ही धांसू तरीके से भी इसको हमने आपको सॉल्व करने के लिए सिखाया सर। अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भाई जरा देखना आपके बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सरकार
एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी गई। घन समझते हो ना बेटा, है ना, उसके भुजा में 50% की वृद्धि हो गया, यानी जो भुजा था इसका, भुजा में कहता है 50% की वृद्धि हुई। तो आप बताइए सर 50% का फ्रैक्शन होता कितना है? तो आप कहेंगे सर 50% का मतलब है सर 1/2। जो बच्चे ये नहीं समझे कैसे हुआ 1/2, तो 50% का मतलब होता है बटा में 100, उसको काट दोगे बेटा तो 50 दूनी 100 यानी 1/2 होगा। और ये क्या कर रहा है 50% की वृद्धि, ठीक है। तो ये नीचे वाला हमारा क्या होता है मूल मान, ओरिजिनल वैल्यू। यदि घन की भुजा पहले 2 यूनिट रहा होगा तो अब बेटा बोलो कितना होगा, 2 में से 1 की क्या हो जाएगा वृद्धि, क्योंकि सवाल में वृद्धि कह रहा है। तो अब इसकी भुजा हो जाएगी कितना 3 मीटर। अरे बोलो हाँ या ना, समझ पाए आप मेरी बात को? तो पहले भुजा था 2, अब हो गया 3। हमसे सवाल में क्या पूछ दिया कि इसके संपूर्ण पृष्ठ में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। संपूर्ण पृष्ठ, तो बोलो बेटा एक घन का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, नहीं जानते आप? 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बोलो बेटा ये 6 होगा गुना भुजा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इधर भी कितना होगा 6 गुना भुजा का स्क्वायर यानी 3 3 9, ये 6 से 6 तो कट ही जाना है, ठीक है। इसे लिखिए या चाहे नहीं लिखिए, चूंकि ये 6 तो कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों के लिए आएगा, इसको आपको लिखने से कोई फायदा था ही नहीं। क्लियर है? तो चलिए अब इसको हम बेटा काट लेंगे फटाफट से, ठीक है। अच्छा ये तो ये क्या हो गया हमारा क्षेत्रफल ना, तो 4:9 संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी ये आया हमारा 4:9, यानी पहले क्षेत्रफल था 4 यूनिट, अब हो गया 9 यूनिट। तो हमसे क्या पूछा है परिवर्तन कितने का हुआ, तो बोलो बेटा पहले कितना था क्षेत्रफल 4 यूनिट, अब कितना हो गया 9, तो कितने की वृद्धि हुई इसमें, 4 से 9 हो गया तो 5 बढ़ा, नहीं बढ़ा 5 की वृद्धि हुई कितनों में 4 में, 4 में ना 5 बढ़ा तब ना 9 हुआ बेटा। तो 5/4, अब परसेंट लाने के लिए 100 से गुना कर दोगे तो ये कितना होगा 25 चौके 100 यानी 25, ये कितना है आपका 125%। कितना है बच्चे 125%। यही हमारे इस सवाल का आंसर है। बोलो हाँ या ना, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, है ना। तो इस तरह के सवाल को इसी तरीके से आपको क्या करने हैं सॉल्व करने हैं। बात समझे सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसको बच्चे अब हम मिटाते हैं। ये था सर क्वेश्चन नंबर 2, है ना। ये भी हमने आपको सर बड़े ही लाड़ और प्यार से समझाया, ठीक है। इस तरह के सवाल बच्चे अगर एग्जाम में आपके आएंगे एकदम गर्दा मचा देना, बात समझ रहे हो, है ना। और जैसे जैसे आपको समझा रहे हैं इसी तरीके से चीज़ों को समझते जाइए धीरे धीरे, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जरा ध्यान से समझना बेटा, एक टोकरी में 10 आम हैं, कुल आम कितने हैं सर 10, और जिनमें से 4 आम सड़ गए। 4 आम क्या हो बच्चा सड़ गया यानी बेकार हो गया। तो एक साथ 2 आम निकाले गए तो अच्छे आम की प्रायिकता क्या है, अच्छे आम की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए, और कई सेटों में भी हमने प्रायिकता का सवाल आपसे सॉल्व करवाया है, ठीक है, और आपने सॉल्व भी किया है बड़े अच्छे तरीके से। फिर से हम यहाँ पर आपको चीज़ें समझाना चाहते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। हम ये कहते हैं सर कि वस्तु की संख्या चाहे जितनी भी हो, ठीक है, उस वस्तु में से जितना वस्तु आप निकालिएगा उसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। यदि हम आपसे कहते हैं n वस्तु है, वस्तु की संख्या कितना है सर n है, और उसमें से r वस्तु निकाली जाए तो इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चे, n वस्तु था, निकाला गया यानी चुना गया तो C, और कितने वस्तु निकाले आप 4, तो NCR। बात समझ गए। अब हम आपसे पूछते हैं जवाब दीजिएगा, 10 वस्तु है 3 वस्तु निकाला गया, क्या लिखिएगा 10C3, नहीं 10 में से कितना वस्तु चुना आपने 3 वस्तु को, तो 10C क्या होगा 3 होगा। यदि हम कहते हैं 25 वस्तु है, 25 में से 2 वस्तु निकाले तो क्या लिखेंगे उसको 25C2। बात समझ रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हम आपसे ये कहते हैं, जैसे अभी हमने आपसे पूछा कि ये 25 वस्तु है,
अब 25 में से 2 वस्तु को आपने निकाला है ना, एक साथ। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे? 25 जितना वस्तु है उसको ऊपर लिखिए, और सी क्या को निकाले हैं 2, तो 25C2। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। 25C2 है ना, ये जो 2 नीचे में लिखा हुआ है, तो 25 को 2 बार खोलिए घटते क्रम में, यानी एक एक कम करते हुए। तो 25 एक कम कर दीजिए, कितना लिखेंगे इसको? 24। और ये नीचे वाले को, ये 2 है, इसको आखिरी तक खोलिए, यानी 2 गुना 1। इसके बाद आगे नहीं जाना आपको। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? जैसे यदि हम आपसे ये कहते हैं कि 52 वस्तु है और 3 वस्तु निकालने हैं उससे, तो क्या लिखेंगे? 52C3। 52C3 का मतलब क्या होगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? 52 को कितने बार खोलना है आपको? 3 बार। 3 है ना, घटते हुए क्रम में, एक एक कम करते हुए। तो 52 में एक कम कीजिए 51, 51 में एक कम कीजिए 50। देखिए 3 बार खोल दिए, और नीचे वाले को आखिर तक खोलना है। ठीक है, यानी 3 इस तरह से कम करते हुए 3 गुना 2 गुना 1। बात समझ रहे हैं? उसके बाद इसको जो काटने का होगा वो काट देंगे, कोई दिक्कत है? इतनी सी बात समझ में आया आपको? तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ये सवाल को एकदम धड़ल्ले से चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो इसको मिटाने की हमें आप इजाजत दीजिए। ठीक है, चलिए सर मिटा दिया इसको। सवाल पे अब आते हैं हम। कहता है एक टोकरी में 10 आम हैं, कुल आम कितने थे सर? 10 आम। ठीक है, जिनमें से 4 सड़ गया। 4 सड़ गया, तो बताइए अच्छे आम कितने होंगे सर? 6। ये क्या है हमारा? ये है अच्छे आमों की संख्या, अच्छे आम। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा कुल आम। ठीक है, ये है हमारा कुल आम। ठीक, बात समझ रहे हो? कहता है 2 आम निकाले गए तो अच्छे आम की प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? आने की संभावना बटे कुल संभावना। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझना। कुल आम कितने हैं? 10। 10 में से 4 आम सड़ गए, कितने आम अच्छे आम हुए? 6। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर होता है सर आने की संभावना बटे कुल संभावना। ठीक है, तो आने की संभावना क्या पूछ रहा है? अच्छे आम की। ठीक है, तो आने की संभावना क्या हुआ सर? आने की संभावना, ठीक है, कितने अच्छे आम है सर? 6। 6 में से कितने आम निकालने हैं आपको? 2 आम। तो क्या लिखिएगा? 6C2। अभी तो समझाया था सर। तो 6C2 को क्या लिखेंगे बताइए? इसको सॉल्व करेंगे तो 6 को कितने बार? 2 बार खोलना है आपको, यानी 6 गुना 5, और ये नीचे वाले को आखिरी तक, यानी 2 गुना 1। आखिरी कहाँ तक होता है? 1 तक होता है। इसको काट दो बच्चे, 2 तिया 6, यानी ये कितना आया? 5 तिया 15। ठीक है, अब हम यहां से क्या निकालेंगे? कुल संभावना। कुल संभावना, ठीक है ना? ठीक है, यानी इसको कहते हैं हम लोग सिंपल स्पेस। चलिए उसमें आपको पढ़ना नहीं है। तो कुल आम थे कितने सर? 10। 10 में से कितने आम निकाले आपने? 2 आम। इसको क्या लिखेंगे? 10C2। नहीं, तो 10C2 को बताइए ब्रेक करेंगे हम, तो 10 गुना 9, 2 बार खोलेंगे, और नीचे वाले को आखिर तक, तो 2 गुना 1, ये कितना हो गया? 5, यानी 9 पचे 45। तो बोलो ये सर प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता होता है आने की संभावना कितना था? 15, और कुल संभावना कितना है? 45। ठीक है, तो 15 तिया 45, यानी इसका आंसर हो गया सर 1/3। यही आपका करेक्ट आंसर है इस सवाल का। बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना? तो इस चीज़ों को, इस तरह के सवाल को इसी तरीके से बनाए जाते हैं। ताश के पत्ते वाला सवाल आएगा, सब इसी प्रकार से सबको आप सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हो बातों को? ठीक है, चलो बच्चे इसको हम मिटाते हैं। ये था सर क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सर हमने आपको बड़े प्यार से करवाया। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जाने से पहले बेटा हम आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं। यदि 10-10 का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, तो 10 × 10 × 10 या चाहे कॉट का हो। क्लियर है? तो इस तरह के सवाल को कैसे हैंडल किया जाता है जरा ध्यान से समझिए। आप हमको एक चीज़ बता दीजिए कि 10 45 अब गुना 10 45, इसका मान कितना होगा?
बताइए ना सर। ठीक है, टेन 45, टेन 45, इसका टेन 45 का मान कितना होता है 1, और ये भी 1 होगा, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। यानी 10 को 10 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, अगर उसका मान 1 है तो इसका मतलब है कि इसका जो एंगल है यानी कोण, इसका सम यानी योग कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, और इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना। अगर एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री पुर जाए तो उसका गुणनफल क्या होगा 1 होगा। ये ध्रुव सत्य है। जैसे 10 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री, इसका भी मान कितना होगा 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो एंगल है यानी कोणों का योग देखिए कितना है 6 3 9 यानी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि इसका गुणनफल का मान क्या होगा 1 होगा। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो चलो बच्चे, इसी चीज का उपयोग हम अभी तुरंत करेंगे, जो सवाल अब आपके बोर्ड पर यहां पर दिख रहा है ऊपर। ठीक है, आइए देखिए। सवाल कहता है 10 15 डिग्री, सवाल को पहले लिख देते हैं बेटा। फिर 10 है 25 डिग्री, फिर इंटू 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री, फिर है इंटू 10 75 डिग्री। ठीक है, ये है हमारा 10 15, 10 25, 10 45, 10 65 और 10 75। ठीक है, कहता है इन सबको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका मान कितना होगा। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 10 15 है और ये क्या है 10 75। तो बोलो बेटा 15 और 75 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा कि नहीं होगा। यानी इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या आएगा 1 आएगा। बोलो बेटा, बोलो बाबू रे। अब ये देखो 10 25 और 10 65, 25 और 65 जोड़ेंगे कितना होगा 90 डिग्री, और जैसे ही 90 डिग्री हुआ तो इसका गुणनफल कितना होगा 1 होगा। और ये 10 45 का मान भी कितना होता है 1 होता है। यानी 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा सर 1 आएगा। यही आपका सवाल का आंसर है। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने भर की देरी है आपको। फिर सवाल इस तरह के आएंगे तो आप एकदम धड़ल्ले से सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। जैसे ही 10 का कॉम्बिनेशन हो, उसके कोणों का योगफल पहले देखिए किस किस को जोड़ने पर 90 डिग्री पुर रहा है, तो उसका गुणनफल निश्चित तौर पर 1 ही होगा। क्लियर है, बात समझे है ना। तो चलो बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भाई कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर वाली जीवा पर डाले गए लंब की दूरी ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से समझिएगा, है ना। ये क्या है बच्चे, एक सर्किल है, बात समझ रहे हो। ये क्या है, ये एक वृत्त है। क्लियर है। और कहता है कि जो जीवा की लंबाई है, ये जीवा कहलाता है बेटा, है कि नहीं। ठीक है, एक वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर की जो दूरी होती है वो क्या होता है जीवा कहलाता है, चाहे कहीं से भी आप लीजिए। क्लियर है। तो इसका जो लेंथ दे रखा है बच्चे कितना 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। और ये है इसका सेंटर, किसका वृत्त का सेंटर। यहाँ से कहता है 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है सर, ध्यान से समझिएगा। तो ये देखो तो बेटा, इसको यदि हम यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे तो ये क्या है, ये तो वृत्त की त्रिज्या ही तो है ना। तो वृत्त की त्रिज्या सर कितना है 6 सेंटीमीटर, ये सवाल में दे रखा है आपका। क्लियर है। तो हमसे पूछता है कि जीवा पर लंब डाला गया है यहाँ से, तो जीवा पर यहाँ से हम ऐसे करके लंब डाल देते हैं। ठीक है, और इसी की लंबाई आपसे पूछ रहा है वो। ठीक, बात समझ पा रहे हो। आ जाओ बेटा, कैसे निकालेंगे हम इन सवालों को, बड़ा ध्यान से जरा सा समझिएगा। पहले तो आपको ये प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर बराबर भाग में बांटती है, यानी समद्विभाजित कर देती है। ठीक है। तो आप बताइए
इस सेंटर से इस जीवा पर लंब डाला गया है और जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसको 2 भाग में बांट देगा तो ये कितना होगा सर? यहाँ से ये होगा 4 सेंटीमीटर और ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, तो 2 अलग अलग भाग में बांट दिया इसको। अब बताइए क्या ये एक समकोण त्रिभुज नहीं हुआ बेटा, है ना? तो समकोण त्रिभुज का ये क्या हो गया? लंब। तो लंब का फॉर्मूला नहीं जानते निकालने के लिए आप? तो लंब बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। लंब बराबर क्या होता है बेटा? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो 6 का स्क्वायर करोगे 36, अब माइनस आधार का स्क्वायर यानी 16, तो 36 में सर 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा बोलो? 20, है ना? यानी रूट अंडर 20, और 20 का यदि आप वर्गमूल निकाल जाएंगे तो 4 पचे 20 होगा, 4 का वर्गमूल 2 यानी 2√5। यही क्या हो गया हमारा? इसका लेंथ यानी 2√5 सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हो सर? ठीक है, 2√5 सेंटीमीटर क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया। बस चीजों को सिर्फ आप ये चीज समझिए कि एक वृत्त है, ठीक है, उसके सेंटर में बांटती है, यही इस थ्योरम है, यही थ्योरम है। और बस इसी थ्योरम का हमने यहाँ पर यूज किया है कि ये जीवा 8 सेंटीमीटर था, इसके सेंटर से इस पर लंब डाला गया, तो जीवा को 2 बराबर बराबर भाग में क्या किया? इसको बांट दिया। तो ये 4 और ये 4 इसकी लंबाई लेंथ दिया गया था सवाल में, तो यहाँ से हम लोग क्या किया? लंब निकाल लिया। लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कर दिया 36, 4 का स्क्वायर कर दिया 16, इसको सॉल्व कर दिया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं आया? समझा पा रहे हैं या नहीं आपको? ठीक है, बहुत सुंदर। तो चलो बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 5 था ये बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था सर ये। और अब हम चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सर, जरा ध्यान से समझिए, वह मूलधन क्या है? यानी आपसे प्रिंसिपल पूछ दिया। क्या पूछ दिया सर? प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है, जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, हिंदी में ही लिखते बेटा, ये क्या है? आपका मूलधन है, क्लियर है, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 है, 132 रुपया है, और दर है दिया हुआ बेटा, दर कितना है? 10%। जरा ध्यान से समझिएगा चीजों को, बड़ी आसान तरीके से हम आपको इस सवाल को सिखा देंगे, एकदम से धड़ल्ले से आप इस सवाल को आप बना पाएंगे। क्लियर है? जरा देखो मेरी बात ध्यान से समझना। जितना रेट है, रेट को आप तोड़ दीजिए तो 10% का कितना होगा फ्रैक्शन सर? 1/10। क्लियर है ना? दूसरे वर्ष का यानी 2 वर्ष जरूर रहा होगा, तो ये नीचे वाले का संख्या का आप स्क्वायर कर देंगे ना, तो 10 का 2 साल है तो 10 का पावर 2, 3 साल था तो 10 का पावर 3, ठीक है, तो यहाँ 2 साल है तो 10 का पावर 2 कर देंगे हम, तो ये निकलेगा हमारा क्या? 100। ये हमारा मूलधन हो गया, मेरा माना गया मूलधन, आंसर नहीं हो गया, ठीक है, यानी 100 यूनिट हमारा क्या है? मूलधन है। अब 2 साल है तो आप ऐसे करके 2 डंडा लगाइए। क्लियर है ना? मूलधन पर जिस रेट से ब्याज लगता है वो आपको हमेशा देगा क्या? साधारण ब्याज। क्या देगा बेटा? साधारण ब्याज। ध्यान से समझना। तो 100 का 10% यानी कितना होगा? 1/10। ये कितना होगा बेटा? 10 होगा, है ना? ये हुआ हमारा फर्स्ट ईयर का SI, और फिर ये भी क्या होगा? 10 ही तो होगा, क्योंकि 1/10 का ही लग रहा है यहाँ पर रेट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%, 10% का फ्रैक्शन 1/10। तो अब बताइए सर, क्या हमें तो निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं? ब्याजों का ब्याज। क्या सर इस ब्याज के पहले, ये तो ब्याज है ना बेटा, साधारण ब्याज, इस ब्याज के पहले कोई ब्याज है? नहीं है सर। तो अगर इस ब्याज के पहले कोई ब्याज नहीं है तो यही SI क्या बन जाएगा? CI बन जाएगा। यही साधारण ब्याज क्या बन जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। कितने वर्षों का? पहले वर्षों का। क्लियर है? अब चलते हैं हम दूसरे वर्ष में। तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो क्या इसके पहले सर ब्याज है? हाँ है, 10 है। तो इस पर फिर से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, कितने का? 1/10 का। तो बोलो बेटा 1/10 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? ये 1, हाँ या ना? ये हुआ हमारा फर्स्ट ईयर का CI यानी प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये हुआ हमारा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? सवाल में कहता है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि कितना है? 132 रुपया है। तो बताइए सर अपना कितना हुआ? 10 1
11, तो 11 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 132 को। ये बोलो बेटा कितने बार में कट जाएगा, है कि नहीं, बोलो ना, ये कट जाएगा 12 बार में, यानी ये 12 का मल्टीपल है। अब यहाँ से जो भी चीज़ें हमसे पूछेगा उसमें हम 12 का मल्टीपल कर देंगे। जरा ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है हमसे, मूलधन। तो मूलधन है कितना यूनिट हमारा, 100 यूनिट। तो 100 में हम कितना गुना कर देंगे बेटा, 12 का। तो बोलो सर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1200। यही आपका क्या है, मूलधन है। बात समझे, ठीक है ना। और जिस बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत हो रहा है तो हम आपसे अपील करते हैं कि हमने चक्रवृद्धि ब्याज यूट्यूब पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, ठीक है। आप वहां पर जाइए, आप सर्च कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज बाय संतोष सर या सीआई कंपाउंड, सीआई बाय संतोष सर या कंपाउंड इंटरेस्ट बाय संतोष सर, तो वो आपको मेरा वीडियो दिखाएगा और वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया सर। वहाँ जा करके बेटा एक बार देख लो। तो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित या चाहे साधारण ब्याज से संबंधित दोनों चैप्टर हमने पढ़ा रखा है। एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको सर यदि वर्दी लेना है तो मेरी बात को मानिए, बहुत कम समय बचा हुआ है ना, डेट तो एक्सटेंड हो गया है आपका। आप इतने समय में जो जो बातें हम आपको कह रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात को अमल कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन संभव है। बात समझ रहे हो कि नहीं तो फिर सर मर्जी है आपकी, जैसे आप करना चाहें कीजिए। क्लियर है। तो चलो बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 6, ये हमने आपको करा दिया सर बड़े प्यार से। अब हम चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 20 रुपया वाले 100 शेयर 18 रुपये की दर पर खरीदने पर कितना लाभ होगा। तो सर बड़ा ही शेयर और लाभांश का सवाल है, और ये हमारे ज़िंदगी में जो शेयर बाजार में पैसा लगाता है ना, उसके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। आज आप भी सीख जाएंगे कि शेयर बाजार में कैसे कैसे लाभ होता है। ज़रा ध्यान से समझिए। 20 रुपया का पहले शेयर मिल रहा था, कितना, 100 शेयर, ठीक है ना। अब वो शेयर का दाम हो गया 18 रुपया। तो सर बताइए आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। फायदा होगा ना सर, पहले हमें 20 रुपया देना पड़ रहा था, अब 18 रुपया ही देना पड़ रहा है। तो कितने रुपये का लाभ हुआ बताइए, तो 2 रुपये का। नहीं हुआ सर, है ना। जरा ध्यान से देखिए, 20 रुपये वाला शेयर, 20 रुपये वाला शेयर कितना में मिलने लगा, अब 18 रुपये में। नहीं तो बताइए सर आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ, कितने का लाभ हुआ सर। तो लाभ हुआ हमको सर 2 रुपये का। नहीं, और शेयर था कितना सर, 100, ठीक है। तो इसमें गुना कर दीजिए 100 से, यानी 200 रुपया आपको लाभ होगा। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। कितना लाभ होगा सर आपको, 200 रुपये का। सिंपल सी फंडा है बेटा, है ना। पहले शेयर 100 शेयर का दाम, पहले शेयर कितना था 20 रुपये का, अब कितना है 18 रुपये का। क्लियर है। तो बताइए एक शेयर पर आपको कितना लाभ हुआ सर, 2। और शेयर आपने खरीद कितने रखा है, 100 का। 100 शेयर खरीदे है ना, तो 2 गुना 100, 200 रुपये का क्या होगा आपको, ये लाभ हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। बड़ा आसान सा सवाल था, जरा देख लो, ठीक है। बस आपको सिर्फ इसकी लैंग्वेज समझने पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 2 कैंडिडेट्स, ठीक है। विजयी प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 62% मत मिले और वह 144 मतों से जीत गया। तो कहता है वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है ना। देखो बेटा टोटल वोटिंग कितना रहा होगा, 100%, ठीक है। और कोई भी वोट अवैध तो नहीं हुआ, नहीं, कोई भी वोट खराब तो नहीं हुआ है, यानी यही 100% क्या हो गया, वैध मत। इस 100% में से एक उम्मीदवार ने, जो जीतने वाला उम्मीदवार था, वो 62% वोट लाया। तो बताइए सर हारने वाला कितना परसेंट लाया होगा। तो 100 में से 62% सर ये ले लिया, तो जो बचा होगा वो कितना रहा होगा, 38%, ठीक है। तो 38% मिला होगा हारने वालों को। तो आप बताइए सर जीत और हार कितने परसेंट से हुई। 38% तो ये भी लाया है, लेकिन ये लाया है 62%। तो कितना परसेंट ज्यादा लाया है, आप इस चीज को देखिए। तो 12 में से 8 गया सर, कितना बचेगा, 8 4 12, यानी 4,
और यहाँ कितना बच गया आपका, 5 में से 3 गया 2, यानी 24% से क्या हुआ, उसकी जीत होगी। और सवाल में क्या दे रखा है इसकी वैल्यू, सवाल में दे रखा है 100 कितना, 144 मतों से। ठीक है सर, 144 मतों से। ठीक है बेटा, तो 144 मत से उसने जीत हासिल की है। क्लियर है ना। तो आ जाओ जरा सा देख लो बच्चे, है कि नहीं। ये अब इसको आप काट पीट देंगे। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 12 दूनी 24 और बरबरे 44 से, यानी 2 की वैल्यू 12 है और 100% निकालने हैं हमें, तो 50 इधर गुना कर दीजिए, 50 इधर गुना कर दीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया, 100% ना हो गया क्या, इसका वैल्यू कितना हो गया, 12 पचे 60, यानी 600। 600 क्या है हमारा इस सवाल का सही आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात दिख रहा है आपको उधर, है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 600 क्या हो गया इस सवाल का आंसर है। ठीक है गाइस, है ना। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 8 था ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भैया कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। कितने अंकों की, 2 अंकों की संख्या। क्लियर है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो 2 अंकों की संख्या बताओ बेटा, जो सबसे बड़ी संख्या है 2 अंकों की जो 7 से कट जाए, तो वो क्या होगा, 98। ठीक है, होगा 98, बता दो हाँ या ना। ठीक है, 98 होगा। तो बता दो बच्चे, 7 से विभाजित हो रहा है तो इसी को डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, 63 98, यानी ऐसी 13 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं बच्चे, ऐसी 13 संख्याएं हैं। डायरेक्ट आप उसको जिससे विभाजित होना है उसको भाग कर दीजिए। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि ये चीजें पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाले को आप इग्नोर कर देना, पॉइंट वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट से पहले जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यही है आपका आंसर, 13 गो संख्या ऐसी होगा। अच्छा, ये चीज नहीं समझे क्या आप, हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहता है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। क्लियर है, तो बताइए 2 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित होगी वो कहां से शुरू होगा, 14 से। 7 दूनी 7 एक का 7, 7 तो एक ही अंक का है, तो देखिए 14 होगा, 14 7 21, 7 चौक 28, और इस तरीके से जो अंतिमा अंक होगा वो कितना होगा, 98 होगा। उसके बाद 99 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो बताओ सर, क्या ये जो सीरीज है वो आपका एपी में है कि नहीं, समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी क्या जानते हैं आप, एनवां पद निकालने के लिए जानते हैं ना, तो टी एन निकाल लीजिए सर आप यहाँ से। ठीक है, तो हमारा अंतिम पद एनवां पद क्या है, 98, यानी यहाँ से टी एन का वैल्यू कितना दे रखा है हमें, 98 दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात है। ये ए क्या, 14 क्या हमारा फर्स्ट टर्म, यानी ए का मान 14 है, और डी क्या कितना बताओ, डी क्या, डी किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये 7 से विभाजित होगा, इसका मतलब क्या होगा, उसका डिफरेंस 7 होगा। देख लीजिए आप, तो डी का मान 7 हो जाएगा। बताइए आप टी एन बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या ऐसे सवाल करोगे आप एग्जाम में, है ना। आइए देखिए, टी एन का मान कितना है, 98, यहाँ 98 लिख दिया, बराबर ए का मान कितना है सर, 14 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना है सर, 7। कोई दिक्कत वाली बात। अब ये 98 में से इधर आकर तो क्या होगा, 14 घट जाएगा ना, तो घटा दीजिए आप, कितना हो जाएगा देखते हैं यहाँ पर। तो 8 में से 4 गया, कितना होगा 4, और 9 में से सर 1 चला गया, ये हो गया 8। ठीक है, 84 प्लस बराबर होगा बीच में, बराबर n माइनस 1 इंटू 7, ये कितना बार कटेगा, बरसते 84, 12 यहाँ से n का मान निकालेंगे, माइनस का क्या होगा, जुट जाएगा, यानी n बराबर हो गया 13। बताइए यही आंसर है कि नहीं आपका भी, है कि नहीं। तो ऐसी कितनी संख्या है, 13। तो क्या इस तरीके से करेंगे क्या आप एग्जाम में, ना 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 ना, ठीक है, कभी नहीं। ठीक है, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप डायरेक्ट सोचिएगा चीजों को। 7 से कह रहा है ना भाई कटने के लिए, तो 2 अंकों की लास्ट वाला संख्या जो 7 से कटता है, अंतिम संख्या, तो ये 98 है। डायरेक्ट 98 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर चलाएगा। बोलिए हाँ या ना।
ये बढ़िया है या ये बढ़िया है, ये डिसीजन आपको करना है। क्लियर है सर? ये था सर क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सर हमने आपको बड़े प्यार से करवाया गाइज, ठीक है। तो सवाल को बेटा करने के तरीके एग्जाम में स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको वर्दी लेने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक। आओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक, जरा ध्यान से समझिए, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है बेटा, इसके 3 शीर्ष हैं, है ना, और इसके नियामक कहते हैं क्या क्या हैं, जरा ध्यान से समझिए। नियामक क्रमशः 0,4, इसका नियामक है 0,4, क्लियर है। और दूसरा है 0,0, कहीं से कहीं भी आप लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तथा तीसरा है 3,0, तीसरा क्या है भाई मेरे, 3,0 है, क्लियर। तो कहता है इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो पहले तो तीनों भुजा की लंबाई निकालेंगे तब ना जोड़ेंगे जी, है ना। तो बताइए सर, ये हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको निकालना है और नियामक दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे आप, ध्यान से समझिए। इधर पहला को पहले से घटा करके स्क्वायर कीजिए, तो 0 में 0 जगह कितना होगा, 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, क्लियर है ना। यहां देखिएगा ध्यान से, रूट अंडर 0 माइनस 0 कितना होगा, 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0, दूसरे को दूसरे से घटाइए, तो 4 में से 0 जगह कितना बचेगा, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, यहां लिख देते हैं आपको एक बार, ठीक है। ये कितना हो गया बताइए, 16, और 16 कितना होगा, ये 4, यानी इसकी लंबाई कितना है हमारा, 4 यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात है? अब यहां से इसको निकाल लीजिए, तो 0 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा, -3, और -3 का स्क्वायर करो कितना होगा, 9। अरे समझ रहे हो बात को भैया, 4 में से 0 जाएगा तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो 16 9 कितना होगा, 25, 25 का वर्गमूल 5, बोलो ना है ना, 16 25 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5, यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई, 5 यूनिट या इकाई जो भी कहें आप। अब हम इसको निकाल लेंगे, तो 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 कितना होगा, -3, उसका स्क्वायर कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, प्लस 0 में से 0 घटाएंगे 0 होगा, इससे कोई लेना देना है नहीं आपको, यानी 0 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा सर, 3। यानी अब आप बताइए, इस भुजा की लंबाई 4 इकाई है, इसका 3 है, इसका 5 है, तो कुल परिमाप कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 5 12, यानी परिमाप कहता है तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप तीनों भुजा को जोड़ दीजिए आप, कितना हो गया, 4 + 3 + 5, यानी 12 इकाई इस सवाल का आंसर है। बोलिए सर जी, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। तो चलिए सर, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं गाइस। यहाँ तक सर आपने वीडियो देखा, आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और इसी तरीके से सर मेरे साथ सपोर्ट बनाए रखिए आप, ठीक है। तब तक आज का क्लास हम यहीं पर सर समाप्त करते हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।